नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह होते ही प्रतिमा जी के मन में घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज वसीयत जो पढ़ी जानी थी वह मन ही मन सोच रही थी। आज संजय जी को गए पूरे 3 साल हो चुके हैं और मेरी जिंदगी का सफ़र कहाँ से कहाँ चला गया। प्रतिमा जी अपने घर की बालकनी में बैठी अपने पति संजय जी को याद करती हुई अपने हाथ की छोटी उंगली में बनाए उस टैटू को देखकर इमोशनल हो रही थी, जिसमें उन्होंने और संजय जी ने PS लिखवाया था, अर्थात प्रतिमा और संजय। जब वे दोनों अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बिताने हिल स्टेशन शिमला गए थे, जब दोनों बच्चे अंश और समर्थ ने अपने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में दाखिला ले लिया था और उनका कारोबार भी अच्छा खासा चलने लगा था। लेकिन वहीं आज वह प्यार, वह सुरक्षा भरा अपनापन सब खत्म हो गया था संजय जी के इस दुनिया के जाते ही, क्योंकि आज एडवोकेट भट्टर ने संजय जी के द्वारा बनवाया वसीयत पढ़ा, जिसमें बहू बेटों ने माँ को तो जिंदा होते हुए ही मार डाला और मानो जिंदा दफना दिया हो। वकील ने जैसे जैसे वसीयत पढ़ा, दोनों बेटे अपने मूछों पर दाव देने लगे और अपने महंगे चमचमाते जूतों भरे पैर, जिसे उन्होंने अपने पिता के पैसों से ही लिया था, सामने रखे टेबल पर रखते हुए धूर्त मुस्कान के साथ प्रतिमा जी की तरफ तिरछी नजर से देख रहे थे। दोनों बेटों के नाम उनके पापा संजय जी ने लगभग 100 करोड़ रुपए की वसीयत लिखवाया था। वहीं प्रतिमा जी के नाम एक कई साल पुराना लिफाफा दिया गया, जिसे देखकर लग रहा था उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होगा, जिसके ऊपर प्रतिमा जी के लिए कुछ नसीहतें लिखी गई हो, जिसे देखकर प्रतिमा जी की छोटी बहू मान्या ने कहा, मम्मी जी, अब आप इसमें अचार पापड़ बनाने के नुस्खे लिख कर रख लेना, ताकि आपको आगे काम आएंगे, क्योंकि अब आप तो बूढ़ी हो चली है, कब ना याददाश्त खो जाए, फिर यही लिफाफा आपको याद दिलाने में सहायता करेगा। तो बड़ी बहू सलोनी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही और ऐसा कहकर चारों उन पर हंसने लगे। प्रतिमा जी ने वह लिफाफा उठाया, दोनों बेटे और दोनों बहुओं की तरफ एक बार देखा, फिर बिना किसी से कुछ कहे उस पुराने धूल भरे लिफाफे को साफ किया और वहां से चली गई। सरला जी की शादी उनके चाचा चाची ने बहुत कम उम्र में कर दी थी, क्योंकि उनके मम्मी पापा की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनके मायके में उन्हें बोझ समझा जाने लगा था, लेकिन संजय जी ने शादी के बाद प्रतिमा जी को कभी बोझ नहीं समझा। उन्होंने प्रतिमा जी को वो सारे मान सम्मान और अधिकार दिए जो एक बहू और एक पत्नी को मिलना चाहिए था। संजय जी शुरुआत में लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम किया करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने शोरूम खोल लिया और बाद में होटल, रेस्टोरेंट और कंपनी तक चलाने लगे। अब लोग उन्हें संजय कारपेंटर से संजय सर कहने लगे, लेकिन अगर कोई उन्हें असली नाम से पुकारने का हक रखता है तो वो प्रतिमा जी हैं, जिन्होंने उनके साथ बिना एक दिन की छुट्टी लिए पूरी जिंदगी कदम से कदम मिलाकर काम किया, साथ दिया। संजय जब रात रात भर फाइलों में डूबे रहते तो प्रतिमा जी ही उन्हें कॉफ़ी चाय बनाकर दिया करती और उन्हें हौसला दिया करती। कभी बैंक से लोन नहीं मिलता था तो वह कभी मामा द्वारा तो कभी नाना द्वारा दी हुई सोने के गहने बेचकर उनका पहला प्रोजेक्ट खड़ा करने में उनकी मदद किया करती। जब वे कभी महीनों महीनों बिजनेस के सिलसिले से घर से बाहर रहते तो उन्होंने अकेले ही बच्चों की स्कूल, मीटिंग, बुखार, फीस सब संभाला। उस समय उन्होंने न घर के काम का हिसाब रखा, न बच्चों की परवरिश का, न अपने त्याग का हिसाब रखा। उन्हें लगता था वह एक माँ है, एक पत्नी है, इसलिए उनका फर्ज है कि वह यह सब करे, क्योंकि जो जो कुछ भी है वह सब हमारा ही है। उन्हें लगता था कि उनके पति उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उनके लिए कुछ तो अच्छा करके जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। उनके हिस्से क्या आया? एक पुराना मुड़ा हुआ पीला पड़ चुका लिफाफा और बेटों के नाम करोड़ों की संपत्ति। आज वसीयत पढ़ने का दिन था। वकील साहब दिल्ली के घर पर आए, जहां प्रतिमा जी अपने दोनों बेटों के साथ रह रही थी। उनके मन में आज सुबह से ही घबराहट हो रही थी, लेकिन उन्हें अपने पति के फैसले पर पूरा भरोसा था कि उन्होंने उनके लिए कुछ तो अच्छा किया होगा।
उन्होंने अपने पति के पसंद की हल्की गुलाबी बनारसी साड़ी पहनी, जिसे उनके पति संजय ने अपने 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि शायद बच्चों को बिजनेस करने के लिए उन्हें उनका हक मिल जाएगा और उनका बुढ़ापा अच्छी तरह से कट जाए, इतना तो मिल ही जाएगा। वे हमेशा चाहती थी कि उनका बुढ़ापा इज्जत के साथ कटे, उन्हें किसी के एहसान में दबना न पड़े। घर के लिविंग रूम में प्रतिमा जी, उनके दोनों बेटे अंश, समर्थ और बड़ी बहू सलोनी बैठे हुए थे। छोटी बहू मान्या ने मैसेज कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर पर नहीं रुक पाऊंगी, और वह घर से बाहर चली गई। प्रतिमा जी को लगा हो सकता है मान्या सही बोल रही है, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वह तो ससुर की प्रॉपर्टी मिलने की खुशी में पार्टी का अरेंजमेंट करने गई थी। वकील राजेश ठक्कर ने फाइल खोली। उनका चेहरा एकदम सपाट था, एकदम शांत, लेकिन उनके परिवार वालों के धड़कनें तेज थी। वकील ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, श्रीमती प्रतिमा जी, सबसे पहले तो आपके प्रति मैं दुख प्रकट करता हूँ कि आपके पति संजय श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी एक वसीयत लिखवाई थी, जो मैं सबके सामने पढ़ना शुरू करता हूँ। प्रतिमा जी ने धीरे से सिर हिलाया। अपने बड़े बेटे अंश के नाम श्रीवास्तव कंस्ट्रक्शन ग्रुप की पूरी हिस्सेदारी, लगभग 40 करोड़ की संपत्ति, गुड़गांव व नोएडा के 10 करोड़ के सारे प्रोजेक्ट छोड़ता हूँ। प्रतिमा जी ने एक नज़र अंश पर डाली। वह बहुत खुश था। बहू सलोनी भी चहक रही थी, लेकिन दिखा नहीं रही थी। दोनों ऐसे खुश थे जैसे उन्हें कुबेर का खजाना मिल गया हो। वह सोफे पर और भी ज्यादा फैलकर बैठ गया। अपने छोटे बेटे समर्थ के नाम श्रीवास्तव फूड्स एंड हॉस्पिटैलिटी की पूरी चेन, दिल्ली, जयपुर, गोवा के रिसोर्ट तथा मुंबई के 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ऐसे कुल मिलाकर 50 करोड़ की संपत्ति छोड़ता हूँ। समर्थ ने भी गहरी सांस ली और आंखें चमकाने लगा और अपने दोनों पैर टेबल पर शान से रख दिए। वह मन ही मन ऐसे खुश हो रहा था जिसे वही महसूस कर सकता था। वहां रखे हर कागज पैसों की तरह लग रहे थे। सारे कागजों में जीरो ही जीरो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां एक नाम गायब था। वह नाम था प्रतिमा जी का। प्रतिमा जी वहां बैठी चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, सभी की सारी हरकतों को अनुभव कर रही थी। उन्होंने सोचा शायद उनके पति ने आखिरी में उनके लिए कुछ तो लिखा होगा। वह मन ही मन सोच रही थी, जब बेटों के नाम इतना कुछ कर सकते हैं तो पत्नी के लिए भी तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वकील साहब ने पन्ने पलटे, थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोले और अपनी पत्नी प्रतिमा जी के लिए। उनका दिल उस समय जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कहा, मैं ये निजी लिफाफा छोड़ता हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक बहुत पुराना लिफाफा निकाला। किनारे गंदे से हो गए थे, उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से फाइलों के नीचे दबा हो। उन्होंने धीरे से लिफाफा प्रतिमा जी की तरफ बढ़ा दिया। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर थोड़ी देर में सलोनी हंसी और बोली, मम्मी जी, इसमें रेसिपी की बुक रख सकती हो। अब आपके अचार और मुरब्बे के नुस्खे एक जगह हो जाएंगे। अंश ने उस समय उसकी तरफ घूर कर देखा, मगर उससे कुछ कहा नहीं। लेकिन समर्थ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह तो होटल और रिसोर्ट की लिस्ट में ही डूबा हुआ था। प्रतिमा जी ने अपने दोनों बेटे और बहू की तरफ देखा और लिफाफा उठाकर वहीं चुपचाप बैठी रही। उसके बाद वकील साहब अंश और समर्थ को लीगल बातें बताने लगे। तीनों बिजनेस और नियम कानून की बातें कर रहे थे, लेकिन प्रतिमा जी उस कमरे के सोफे में ऐसी बैठी थी जैसे कोई पुरानी फाइल हो जिसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी हो, पर जिसे कोई फाड़ने की मेहनत करना भी जरूरी नहीं समझता हो। उन्होंने धीरे से कहा, वकील साहब, वसीयत में मेरे रहने के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने फाइल को उलट पलट कर देखा और कहा, घर का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आपके रहने का अधिकार लिखा है, लेकिन बेटे ही मालिक के तौर पर वहाँ ऊपर रहेंगे। बाकी बाद में विस्तार से आपके बेटों को समझा दिया जाएगा। इसका मतलब घर के मालिक भी बेटे ही थे। माँ केवल मेहमान की तरह थी। उनके मन में आया, आज बेटों का मन ठीक है तो ठीक, और कल के दिन उन्हें बोझ लगने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? फिर उन्हें लगा, प्रतिमा, तुमने खुद नहीं तो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, सब उन्हीं के नाम कर दिया। अब शिकायत किससे करना? वह मन महसूस कर चुप रह गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, कभी कभी हम औरतें अपना त्याग बहुत गर्व से पहनती हैं, जैसे गहना हो, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में
उस त्याग की सच्चाई पता चलती है। वह सच्चाई नहीं, वह तो बेड़ियां होती हैं। लेकिन उन्होंने लिफाफा अपने पल्लू के नीचे छुपाया, पर्स में रखा और वहां से चुपचाप निकल गई। किसी ने भी उन्हें नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रही है। वह वहां से बाहर निकली तो देखा सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, जिसमें लिखा था श्रीवास्तव कंस्ट्रक्शन, श्रीवास्तव फूड्स, श्रीवास्तव रिसोर्ट। कई दुकानों में श्रीवास्तव ग्रुप का नाम चमक रहा था, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। वह जगह थी वो लिफाफा। रास्ते भर प्रतिमा जी बस यही सोचती रही, क्या संजय ने मुझे बस यह लिफाफा ही दिया? इतने साल एक साथ रहने के बाद भी उन्हें सिर्फ यही लगा कि उनकी पत्नी अपने बेटों के रहमो करम पर ही जिएगी, या फिर इस लिफाफे में ऐसा कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उनके मन में कई प्रकार के विचार आते जाते रहे। स्टेशन के पास उन्होंने देखा एक बुजुर्ग दंपत्ति बेंच पर बैठे थे। आदमी ने अपनी पत्नी को पानी की बोतल दी। उसने उस बोतल को मुस्कुरा कर लिया। उस दृश्य ने प्रतिमा जी की आंखों में आंसू ला दिए। वह सोचने लगी, कितनी बड़ी गलती कर देते हैं हम मान लेते हैं कि शादी का मतलब हमेशा साथ देना होता है। वैसे कायदे से हर इंसान का अधिकार होता है कि वह अपने नाम पर कुछ न कुछ संपत्ति रखे, परंतु मैंने तो अपने नाम पर एक बैंक खाता भी नहीं खुलवाया। सब अपने पति के नाम पर ही रखा, फिर बेटों के नाम कर दिया। आज अगर यह लिफाफा खाली निकला तो मुझे अपने बेटों के कहे अनुसार उनके रहमो करम पर ही रहना होगा। वह अपने उस घर में पहुंची जहां उन्होंने अपने पति के साथ उन मुश्किल दिनों को बिताए थे जब उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपने पति संजय के फोटो को एकटक देखते हुए कहा, संजय, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था और तुमने मुझे ये पुराना सा लिफाफा थमा दिया। घर में प्रतिमा जी अकेली थी। बेटे बहू पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उनका मन किया थोड़ा चाय पिए। फिर सोचा, अब चाय पीकर भी कौन सी शांति मिल जाना है। उन्होंने उस लिफाफे को टेबल पर रख दिया, फिर उसे ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया लिफाफे के किनारे जिस तरह से मुड़े हुए थे वे जाने पहचाने से लगे। फिर उन्हें याद आया, संजय हमेशा थोड़ा सलीके से कागज मोड़ा करते थे, कोने बराबर रहते थे। लिफाफे के ऊपर उनकी हैंडराइटिंग थी, प्रतिमा के लिए। पढ़कर उनका दिल धक से रह गया। वह उस लिफाफे को कई देर तक घूरती रही। सबसे पहले एक थैंक यू लेटर था, फिर एक सलीके से मोड़ा हुआ था, न कोई चेक न कोई प्रॉपर्टी का पेपर। उस पेपर को देखकर उनकी धड़कन बढ़ गई, होंठ सूख गए, हाथ पैर कांपने लगे। कागज खोलते ही संजय की लिखावट दिखी। पेपर पर उनकी साफ सुथरी राइटिंग में लिखा था। उन अक्षरों को देखते ही प्रतिमा जी को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे संजय जी उनके सामने आ गए हों। वह उनकी हैंडराइटिंग को पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने उस पेपर को अपने सीने से लगा लिया और मन भरकर रो लिए। आंसू पोंछे और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी प्रतिमा, जो मुझसे हमेशा बिना शर्त के सच्चा प्यार करती रही, यह केवल प्रतिमा के लिए। नीचे लिखा था, खाता नंबर 846 स्विस इंटरनेशनल बैंक जेनेवा। गुप्त खाता जो यहाँ है वह सिर्फ प्रतिमा के लिए है, बेटों के लिए नहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। स्विस बैंक, गुप्त खाता। संजय जी ने इसके बारे में प्रतिमा जी को पहले कभी नहीं बताया था कि विदेश में भी हमारा कोई खाता है। उनके मन में हजारों सवाल उठे। ये पैसा कहाँ से आया, कितना है, मुझे ही क्यों बताया, बेटों को क्यों नहीं, और सबसे बड़ी बात, असली सच्चाई क्या है। उस कागज में कुछ और भी लिखा था। उसके नीचे एक खाता नंबर लिखा था। उस कागज को देखकर प्रतिमा जी को लगा, इस कागज ने तो मेरी जिंदगी ही उलट दी है। उस रात वह सो नहीं पाई। कभी वह संजय जी की फोटो को देखती तो कभी उस कागज को देखती। मन के किसी कोने से आवाज आई, प्रतिमा, आज तुझे मौका मिला है। या तो तू उसी तरह बैठी रह जैसी हमेशा से रहती आई है, या अपने आत्मसम्मान, अपने इज्जत के लिए खड़ी हो जा। सुबह होते ही उन्होंने मन में ठान लिया कि इस खाते के बारे में सच्चाई पता करना ही चाहिए। उन्होंने अपने बैग से मोबाइल निकाला। संजय जी ने उस अकाउंट नंबर के नीचे ही इंटरनेशनल कस्टमर केयर नंबर भी लिख दिया था। उन्होंने वह नंबर डायल किया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग, स्विस इंटरनेशनल बैंक, हाउ मे आई हेल्प यू। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं इंडियन कस्टमर हूँ।
वहाँ मेरे पति का एक अकाउंट है, मुझे उसके बैलेंस के बारे में जानकारी लेना है। उसने उनका और संजय जी का पूरा डिटेल पूछा और कहा कि आप लाइन में रहिए, मैं चेक करके बताती हूँ। प्रतिमा जी ने मोबाइल बड़े ही सतर्कता से संभाला हुआ था, क्योंकि वही उनके जीवन की आखिरी उम्मीद थी। कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक के अलावा उनकी धड़कन की आवाज़ आ रही थी, जो बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। थोड़ी देर में फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम, हमने आपका डेटा वेरीफाई कर लिया है। यह खाता आपके पति संजय श्रीवास्तव के नाम पर है और नॉमिनी प्रतिमा श्रीवास्तव है। क्या आप अकाउंट का बैलेंस जानना चाहती हैं? प्रतिमा जी के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने हिम्मत करके कहा, हाँ मैडम। ओके मैडम। मैडम, आपके खाते में 150 करोड़ रुपये है। 150 करोड़ रुपये, इतना अमाउंट सुनते ही प्रतिमा जी को ऐसा लगा जैसे उनका दूसरा जन्म हो गया हो। इन रुपयों ने तो उनके बेटों के लालच की औकात ही नहीं दिखाई थी, बल्कि उन्हें यह भी एहसास करवाया था कि एक अनपढ़ सी दिखने वाली, घूंघट में रहने वाली औरत भी करोड़ों की मालकिन हो सकती है, अगर वह समय रहते सच जानने की हिम्मत जुटा ले तो। उस धूल भरे खाली सा दिखने वाले लिफाफे में इतनी ताकत हो सकती है, प्रतिमा जी ने भी कभी नहीं सोचा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने नाम पर 10 लाख भी नहीं देखे थे, जो आज 150 करोड़ की मालकिन थी। प्रतिमा जी ने दूसरे दिन फिर फोन लगाया और पूछा कि वह उन रुपयों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। तो उसने बताया कि यह खाता आपके पति ने 8 साल पहले खुलवाया था और नॉमिनी केवल प्रतिमा जी हैं। अगर आप KYC वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपके रिक्वेस्ट पर आपके पते पर कुरियर भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पति ने 2 साल पहले एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी खुलवाया था। प्रतिमा जी ने कहा, जी हाँ, मुझे उन पैसों की ज़रूरत है, और रिक्वेस्ट डाल दिया कि वह दिल्ली वाले पते पर पैसे भेज दे। कॉल कटने के बाद प्रतिमा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे 150 करोड़ की मालकिन हैं। उन्हें अपने बेटे बहू द्वारा किए गए एक एक अपमानित भरे शब्द याद आ रहे थे। बेटों का वह कटु व्यवहार, बहुओं की व्यंग्य भरी हंसी, घर पर उनका हक न होना, और दूसरी तरफ संजय जी द्वारा उन्हें इतना बड़ा खजाना सौंपना, ये सब अंतर्द्वंद उनके अंदर चल रहे थे। आज उन्हें किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था। वह मन ही मन सोचने लगी, संजय ने जब मेरे नाम इतना सारा धन रखा है तो बेटों के नाम क्या क्या दिया होगा और क्यों छोड़ा होगा। दूसरा दिन बैंक, ईमेल और कुरियर वालों के साथ निकल गया। KYC की प्रक्रिया पूरी हुई। उस समय सारे डॉक्यूमेंट प्रतिमा जी के लगे। तब उन्हें समझ में आया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट पति या बच्चों के भरोसे ही रख देना कितना बड़ा धोखा हो सकता है खुद के साथ। अगर संजय ने उनके नाम से सब न किया होता तो प्रतिमा जी को भी शायद भिखारी की तरह इधर से उधर भटकना पड़ सकता था। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक बात तो है, हर औरत को जागरूक होना जरूरी है। कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल संभाल कर रखना ही चाहिए। बैंक खाते, प्रॉपर्टीज के पेपर, इंश्योरेंस, नॉमिनी, सब सिर्फ साइन करके भूल नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन लगभग 11 बजे एक बड़ी सी गाड़ी प्रतिमा जी के घर के सामने रुकी। बैंक से 2 लोग उनके घर पहुंचे। उन्होंने उन्हें एक सेफ और एक लिफाफा दिया। लिफाफे में पर्सनल पिन कोड लिखा था। लिफाफे में लिखा था केवल प्रतिमा के लिए। प्रतिमा जी ने पिन नंबर खोला, देखा तो उनकी शादी का डेट था 18/5/1999। वह हंस पड़ी, यह सोचकर कि यह आदमी आखिरी समय में भी कितना रोमांटिक ही रहा, और उनकी आंखें थोड़ी नम हो गई। उन्होंने सेफ में डेट डालकर नंबर घुमाया। अंदर से हल्की सी क्लिक की आवाज आई और ढक्कन खुल गया। अंदर फाइलें, प्रॉपर्टी के पेपर, विदेशी बैंकों के स्टेटमेंट, कुछ शेयर सर्टिफिकेट थे। नीचे के कोने में एक छोटा सा पेन ड्राइव और एक मोटा सा लिफाफा, जिस पर संजय की हैंडराइटिंग में लिखा था, प्रतिमा के लिए पूरा सच। अब तक जो भी हुआ वह था झटका, और जो होने वाला था वह थी जलन। प्रतिमा जी ने लिफाफा उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिफाफे में रखे पेपर को निकाला। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी प्रतिमा, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और तुम वही अपमान सह कर आई हो जिसे सहने के लिए मुझे खुद से नफरत है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें आगे लिखा था, मुझे मालूम है अंश और समर्थ ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की होगी, लेकिन मैंने जानबूझकर उन्हें
तुम्हारे सामने मालिक बनने दिया ताकि उनकी असली शक्ल तुम्हें साफ साफ दिख जाए। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसमें आगे लिखा था, 2 साल पहले मुझे अपने ही बिजनेस की बैलेंस शीट में अजीब सी एंट्री दिखने लगी। अंश के साइन से ऐसे पेमेंट हो रहे थे जिनका हमारे काम से कोई लेना देना नहीं था। जुआ, रेस, गोवा की कसिनो में मैंने चुपचाप एक सीए और एक जासूस लगवाया और जो जो रिपोर्ट आई दिल दहला देने वाला था। 3 साल में लगभग 5 करोड़ रुपये सिर्फ अंश के जुए और शौक में डूब गए। वो भी सारे पैसे कंपनी के शेयर से खर्च करता था। प्रतिमा जी जैसे जैसे पढ़ते जाती उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वह जमीन में धंसती जा रही है। और समर्थ का किस्सा तो उससे भी बेकार था। उनके होटल और रेस्टोरेंट में जिन्हें उन्होंने हमेशा ईमानदारी से चलाया था, उन्हीं में से 2-3 जगहों को उसने कैश डिपॉजिट पॉइंट बनाकर रख दिया था। कुछ लोग रात में आते, नकद देते और अगले दिन वह पैसा अलग अलग खातों में कानूनी पेमेंट बनकर चला जाता। नाम था इवेंट मैनेजमेंट, किचन रेनोवेशन, कंसल्टेंसी फीस, परंतु असल में था वह काला धन सफेद करने का धंधा। जिन लोग से उसका संबंध था वे लोग अपराधी थे। पत्र में कुछ शब्द टेढ़े मेढ़े हो गए थे। शायद उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। संजय जी को सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब वे दोनों भाई संजय जी के बारे में ही बुराई कर रहे थे। पत्र में लिखा था, पापा के जाने के बाद सबसे पहले हमें माँ को ठिकाना लगाना होगा। हाँ भाई, घर भी बड़ा है, उनकी देखभाल भी मुश्किल है। हम काम में लगे होंगे, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे और किसी डॉक्टर से लिखवा लेंगे कि उन्हें अकेला घर पर नहीं छोड़ सकते। फिर बहू सलोनी की आवाज आई, उनको मेंटल अनफिट घोषित कर दो, 3-4 साइन ले लो और किसी पागल खाने या वृद्धाश्रम में भेज दो। वहां से पॉलिसी भी मिल जाएगी और घर भी हमारे नाम हो जाएगा। पत्र पढ़ते पढ़ते प्रतिमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात वह सो नहीं पाई। संजय जी ने दिखाने के लिए वसीयत बेटों के नाम करवाया था, लेकिन असली खेल दूसरी तरफ था। उन्होंने कंपनियों की सारी स्ट्रक्चर बदल दी थी। ऊपर एक होल्डिंग कंपनी बनाई जिसके 60% शेयर प्रतिमा जी के नाम कर दिए थे। वो सारे पेपर उन्होंने बैंक के लॉकर में सुरक्षित कर दिए थे जो अब प्रतिमा जी के पास थे। उन्होंने वसीयत लिखवाने के लिए दूसरे वकील रखे थे, जबकि असली वसीयतनामे के लिए उन्होंने दूसरे वकील का नाम लिखा था जिसका नाम था संतोष गोस्वामी। वही प्रतिमा जी को आगे का रास्ता बताने वाले थे कि आगे क्या करना है। उसके पास संजय जी ने सारे सबूत जमा कर दिए थे, अंश के जुए की रसीद, समर्थ के होटल से जुड़े कागज और वो सारी रिकॉर्डिंग जहां वे लोग प्रतिमा जी को समस्या कहकर रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। पत्र में लिखा था, मैं चाहता तो उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले करके जेल भेज सकता था, लेकिन मैंने उन्हें एक मौका देने की सोचा ताकि तुम सुरक्षित रह सको। प्रतिमा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पैसे अलग रखा। पैसों में बहुत ताकत होती है। आगे क्या करना है तुम्हारा फैसला है। तुम चाहो तो अपने बेटों से दूर जाकर शांति से अपना जीवन बिताओ या उन नालायक बेटों को सच्चाई का आईना दिखाकर सबक सिखाओ। अब तुम इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर कोई भी फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारे बेटे तुम्हें उम्र का वास्ता देकर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। अब तुम सिर्फ माँ नहीं, मालिक हो। अगर पुलिस, कोर्ट और कानून की जरूरत भी पड़े तो पीछे मत हटना, डरना मत। तुम्हारे पास इतने सबूत हैं कि उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए काफ़ी हैं। अब तुम्हें मजबूती से, हिम्मत से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा। तुम्हारा सच्चा प्यार करने वाला पति संजय। प्रतिमा जी उस पत्र को पढ़कर रोने लगी। उसे सीने से लगा लिया। रोते रोते उन्हें नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन उठी तो वह अपने पति के बारे में सोचने लगी कि संजय को मेरी कितनी फिक्र थी। जाते जाते भी उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में ही सोचा। दूसरी तरफ माँ होने के नाते बेटों को बद्दुआ देना चाहती थी, फिर भी न दे सकी। लेकिन मन ही मन कहा, ऐसी औलाद होने से तो अच्छा होता कि हम बे औलाद ही रह जाते। उन्होंने लॉकर में पड़े सारे कागज निकाले और एक कॉपी में लिखना शुरू किया। कंपनी, शेयर, जमीन, सबूत, सब। उन्हें कानून या अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जितना कुछ था उन सब का डिटेल उन्होंने लिख लिया। अब वह नए वकील संतोष गोस्वामी से मिलने को तैयार थी। वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास बने एक ऑफिस के पास पहुंची जहां उस वकील का चैम्बर था। उन्होंने सोचा मेरे साथ कोई होता तो अच्छा होता। फिर सोचा
आज भी अगर सहारा ढूंढती रही तो जीवन भर सहारा ही ढूंढती रहूंगी। फिर वह हिम्मत करके अकेली ही आगे बढ़ी। रिसेप्शन में एक लड़की ने कहा, जी कहिए, क्या काम है? उन्होंने सारी बात उस लड़की को बता दी। लड़की अंदर गई। थोड़ी ही देर में एक सज्जन बाहर आए। सफेद बाल, तेज आंखें, चलने का तरीका ऐसा कि समझ में आ जाए कि यह आदमी कोर्ट में किसी से नहीं डरता होगा। श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। जी, उन्होंने कहा। वकील साहब ने उन्हें अंदर आने को कहा। प्रतिमा जी ने अपने साथ लाए सारे सबूत, पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स वकील साहब के सामने रख दिए। उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान से देखा और पढ़ा। बीच बीच में प्रतिमा जी से सवाल पूछते रहे। क्या ये सिग्नेचर आपके हैं? ये प्रॉपर्टी आपने देखी है? आपके बेटों का नेचर कैसा है? फिर उन्होंने कहा, आपके पति ने बहुत ही चालाकी से पर कानून के अंदर रहकर पूरा खेल आपके पक्ष में मोड़ दिया है। बेटों के नाम जो प्रॉपर्टी लिखी है ऊपरी दिखावा है। असली कंट्रोल इस होल्डिंग कंपनी के पास है जिसके 65% शेयर्स आपके नाम हैं। इसका मतलब आखिरी फैसला आपका होगा, चाहे कंपनी बंद करनी हो, बेचना हो या बेटों को नौकरी से निकालना हो। लेकिन वो लोग तो सोचते हैं कि सब उनके कंट्रोल में है। प्रतिमा जी ने धीरे से कहा। वकील साहब बोले, उन्हें गलत फहमी है। वे लोग नहीं जानते कि असली मालिक कौन है। अगर उन्हें पता चल गया कि असली मालिक आप हैं और आपको मेंटली अनफिट घोषित करवा देंगे तो होल्डिंग कंपनी पर भी उन्हीं का अधिकार हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। उन्होंने सारे प्रोसेस बताए ताकि उन्हें कानूनी तौर पर दिमागी अनफिट घोषित न किया जा सके और उनकी पर्सनल सुरक्षा के लिए एक साधारण सा दिखने वाला मोबाइल निकाला और बताया, यह एक स्पेशल फ़ोन है जो सीधे मेरी टीम और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से जुड़ा है। अगर आपको लगे कि बेटे बहू आपको तंग कर रहे हैं या किसी डॉक्टर को लाकर कुछ टेस्ट करवा रहे हैं या डॉक्टर के माध्यम से कहीं भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो बस इस लाल बटन को दबा दीजिएगा। लोकेशन और रिकॉर्डिंग दोनों ही हमारे पास पहुंच जाएगी। उन्होंने फ़ोन अपने पास रख लिया। अब उन्हें काफ़ी हिम्मत आ गई थी। वकील साहब ने सीनियर सिटीजन के अधिकारों के बारे में भी उन्हें बताया कि बेटा बेटी अगर बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं। हम लीगल कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अक्सर समाज के डर और शर्म से बूढ़े माँ बाप ऐसा नहीं करते। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। वकील साहब की बातें सुनकर उन्हें कमजोर बूढ़ी माँ नहीं, ताकतवर मालकिन की तरह महसूस हुआ। वापस आते समय उन्होंने देखा स्टेशन के पास कई बूढ़े माँ बाप कोई अखबार पढ़ रहे हैं तो कोई हवा खा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे दिन अंश का फोन आया। उसने कहा, माँ आप कैसी हैं? आजकल आप थोड़ी चुप चुप सी रहती हैं। इसके पहले उसने ऐसी चिंता कभी नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा, ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा थक जाती हूँ। उसने कहा, माँ मैं और सलोनी कल आपसे मिलने आ रहे हैं। थोड़ा काम है आपसे जरूरी बात करनी है। उसी शाम समर्थ का भी फोन आया। उसने कहा, माँ भैया का फोन आया था कि वो कल आपसे मिलने आ रहे हैं तो मैं भी आ जाता हूँ। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। उन्हें उस पत्र में लिखी बात याद आ गई कि तुम्हें तुम्हारे बेटे समस्या कहते हैं। प्रतिमा जी ने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ। सच तो यह था कि प्रतिमा जी भी अब उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दूसरे दिन शाम 5 बजे डोरबेल बजी। प्रतिमा जी ने दरवाजा खोला। सामने दोनों बेटे और बड़ी बहू सलोनी थी। साथ में एक आदमी लगभग 40-50 साल का, गले में स्टेथोस्कोप, कोट पहने, काला बैग लिए हुए था। सलोनी ने कहा, मम्मी जी ये डॉक्टर वर्मा हैं, बहुत बड़े जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट। हम सोच रहे थे आपकी रूटीन चेकअप करवा लेते हैं। आपकी मेमोरी वगैरह भी चेक हो जाएगी तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने उनकी आंखों में देखा। कोट के नीचे से कुछ फाइलों का कोना दिखा। ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, मेंटल कैपेसिटी असेसमेंट फॉर्म। प्रतिमा जी को हल्की सी हंसी आ गई। ये वही फॉर्म थे जिनके बारे में गोस्वामी वकील साहब ने पहले से ही उन्हें सचेत किया था। उन्होंने मन में सोचा, अच्छा तो ये बात है। उनके बेटे बहू को लगा माँ घबराएंगी, रोएंगी या बिना पढ़े साइन कर देंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी माँ का नया जन्म हो चुका है। ये वही पुराने वाली प्रतिमा नहीं थी, बल्कि ये तो 150 करोड़ की मालकिन थी। तो जाहिर सी बात है इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होंगी जिसके बारे में उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो पीछे हटी और बोली, आइए अंदर आइए। वे चारों अंदर आए।
सोफे में बैठते ही अंश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, माँ, हमें आपकी फिक्र होती रहती है, अकेली रहती हैं, उम्र भी हो गई है, इसलिए हमने सोचा कि। उसके बोलने से पहले ही सलोनी ने बीच में कहा, हाँ मम्मी जी, हमने एक बहुत अच्छा सीनियर होम देखा है। वहाँ आपके ही उम्र के बहुत से लोग रहते हैं। वहाँ किटी पार्टी, भजन, योगा क्लास सब होता है। वहाँ आप बोर भी नहीं होंगी और हम भी निश्चिंत रहेंगे कि आप सुरक्षित हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा, मेमोरी और समझ की जांच हो जाएगी। यह हर बुजुर्ग के लिए जरूरी है। आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद पहले की प्रतिमा होती तो डर जाती, लेकिन प्रतिमा जी के अंदर तो अब नई प्रतिमा थी, इसलिए उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, पूछिए, मुझे जितना समझ में आएगा मैं बता दूंगी। उन्होंने चुपके से वकील साहब वाला स्पेशल फोन अपनी साड़ी के पल्लू में से निकालकर साइलेंट मोड पर कर दिया और लाल बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई और लोकेशन भी चली गई। डॉक्टर ने एक फॉर्म निकाला जिस पर लिखा था मेंटल कैपेसिटी असेसमेंट फॉर्म। डॉक्टर ने पहला सवाल पूछा, मेम साहब, आज क्या तारीख है? उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, आज गुरुवार है और 18 नवंबर है। आप किस शहर में रहती हैं? दिल्ली में, साकेत में, इसी घर में जो 45 साल से मेरा है, भले ही कागजों में आजकल कुछ भी लिखा हो। उसने पूछा, ये बताइए, आपको आपके पति की वसीयत में क्या मिला? उसने सोचा शायद वह शर्मिंदा हो जाएंगी या गुस्से में उल्टा सीधा कुछ भी बोल देंगी ताकि वह लिख सके, इमोशनली अनस्टेबल। उन्होंने बहुत ही शांति से कहा, मेरे दोनों बेटों को कंपनियां, होटल, प्रॉपर्टी सब मिला, लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, और मुझे धूल भरा लिफाफा, जिसे मेरी बहू ने अचार वाला लिफाफा कहा था, लेकिन वही लिफाफा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा निकला। उनकी बात सुनकर अंश थोड़ा चौंका। कौन सा तोहफा माँ? उन्होंने कहा, वही तोहफा बेटा जिसकी वजह से तुम दोनों आज यहाँ बैठे हो, और मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल भी सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। वातावरण में थोड़ा तनाव भर गया। तभी सलोनी ने बात को बदल दी और कहा, अच्छा मम्मी जी, डॉक्टर साहब अभी फॉर्म भर रहे हैं, आप बस नॉर्मल सा जवाब दीजिएगा। फिर डॉक्टर साहब बोले, आपको पता है आपका अकेले का खर्च कितना आता है? बिल, दवाई, खाना वगैरह का? प्रतिमा जी शायद पहले स्पष्ट जवाब नहीं दे पाती, लेकिन अब उन्हें सब पता था। उन्होंने कहा, बिजली बिल 8 से 9 हजार तक, पानी वगैरह मिलाकर घर का बेसिक सा खर्च 15 से 20 हजार, मेड की तनख्वाह 5 हजार, बाकी दवाई, दान पुण्य मिलाकर लगभग 45 हजार, और ये सब मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ अगर मेरे हिस्से के पैसे मुझसे छीने न जाएं। डॉक्टर ने फॉर्म पर कुछ लिखा। अंश ने बेचैन होकर बोला, माँ, वो सब तो ठीक है। प्रतिमा जी उनका खेल समझ रही थी। उन्होंने बीच में ही कहा, मैं सब समझ रही हूँ बेटा, तुम दोनों भाई और तुम्हारी ये समझदार पत्नी सब मिलकर मुझे वृद्धाश्रम पहुँचाना चाहते हो ना? पहले फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर कोर्ट में अर्जी कि माँ खुद का फैसला नहीं ले सकती, फिर वृद्धाश्रम भेजकर सारी प्रॉपर्टी आपस में बांट लेना, है ना? यही प्लान है या कुछ और? सलोनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोली, मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? हम तो बस आपकी भलाई। इतना ही कहा था कि प्रतिमा जी ने टेबल पर कस कर हाथ मारा। आवाज कमरे में गूंज गई। उनकी आवाज सख्त हो गई। उन्होंने कहा, अब ये नाटक बंद करो। ये तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तुमने मुझे समस्या कहा और सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पापा ने अपने अंतिम समय में मुझे तुमसे ज्यादा मालिकाना हक दिया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंश ने चिढ़कर कहा, अब कौन आ गया? प्रतिमा जी शांत रही, धीरे से बोली, वही लोग शायद जिनसे तुम थाने में मिलने वाले हो। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो गोस्वामी साहब और साथ में 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। गोस्वामी साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते प्रतिमा जी, आपकी रिकॉर्डिंग, लोकेशन और मैसेज सब मिल गया। हम सोच ही रहे थे कि घर का माहौल कैसा होगा। अंदर आते ही पुलिस वाले सीधे डॉक्टर की तरफ बढ़े। आप डॉक्टर वर्मा है ना? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए। डॉक्टर हड़बड़ाया, जी मैंने गाड़ी में ही छोड़ा है। गोस्वामी साहब ने कहा, इनका मेडिकल काउंसिल में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने चेक कर लिया है, इनकी डिग्री नकली है और ये साहब
पहले भी एक दो केस में किसी बुजुर्ग को जबरदस्ती साइन करवाने के केस में पकड़े गए हैं। पुलिस वाले ने तुरंत उसका बैग छीना। उसमें सारे कागज नकली थे। प्रतिमा जी ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे दिमाग का चेक करने आए थे, पर लगता है सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत तो आपको है, लालच की बीमारी का। पुलिस उसे पकड़ लिए। अब प्रतिमा जी अपने बेटों के तरफ मुड़ी और बोली, अंश, समर्थ, उठो और सीधे खड़े हो जाओ। अगर आज भी तुम्हारे मन में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत होगी तो आंखें झुकाकर नहीं, ऊपर उठाकर मेरी बात सुनो। अब से यह घर, यह बिजनेस, ये सारा कारोबार मेरी शर्तों पर चलेगा, तुम्हारी चालाकी पर नहीं। दोनों बिना बहस किए चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें एहसास हो रहा था कि मामला हाथ से निकल चुका है। गोस्वामी वकील जी ने स्पष्ट आवाज में कहा, हम आप दोनों के खिलाफ 3-3 केस आसानी से बना सकते हैं। बुजुर्ग माँ बाप के खिलाफ साजिश, धोखा, जबरदस्ती, मेंटल केस बनाना और कंपनी के पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, सारे सबूत हमारे पास हैं। परंतु आपके पिता और आपकी माँ दोनों ने ही एक ही बात कही, पहले जेल नहीं, पहले इम्तिहान। आखिरी मौका आप लोगों को आपकी माँ ही दे सकती है, कोई और नहीं। प्रतिमा जी ने कहा, मेरी शर्तें साफ हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सब रिकॉर्डिंग मेरे पास रहे। उन्होंने अपना फोन और पुलिस अधिकारियों की ओर देखते हुए कहा, पहली बात, अंश, तुमने कंपनी से जो भी पैसे जुए और अपने शौक में उड़ाए हैं, उसके पूरे सबूत हमारे पास हैं। आज से तुम सीईओ नहीं, साधारण कर्मचारी रहोगे। साइट पर मजदूरों के साथ काम करोगे और जब तक सारे रुपयों की भरपाई नहीं कर देते, तुम्हारी तनख्वाह बेसिक से ऊपर नहीं होगी। अगर एक दिन भी काम चोरी, गलत ट्रांसफर या कोई चालाकी में पकड़े गए तो केस सीधे अदालत में जाएगी। अंश की आंखों में आंसू आ गए। माँ, प्रतिमा जी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया, अभी माँ नहीं। और आगे सुनो, समर्थ, तुम कल सुबह ही खुद अपने पैरों से चलकर नशा मुक्ति केंद्र जाओगे। वहाँ कम से कम 6 महीने रहोगे। जितना तुमने काले धंधों में हमारे पैसे उड़ाए हैं, उसका पूरा पूरा रूट बताओगे। अगर तुमने सब सच सच नहीं बताया तो ड्रग्स के केस में तुम सीधे जेल जाओगे। अगर पूरी तरह से सहयोग किया तो सरकार तुमको मुखबिर बनाकर बचा सकती है, लेकिन यह उनका फैसला होगा, मेरा नहीं। समर्थ ने भी फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। प्रतिमा जी बोली, गलती तब तक गलती मानी जाती है जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। तुमने तो अपने पिता के नाम को ही गंदे लोगों के साथ जोड़ दिया, तब यह गलती नहीं अपराध बन गया। इसलिए तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, सजा के साथ सुधार। प्रतिमा जी ने अपनी आवाज धीमी की ताकि वे समझ सके कि वह भावुक हो रही है, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उन्होंने फिर कहा, यह घर कानूनी भाषा में भले ही तुम्हारे नाम पर है, पर होल्डिंग कंपनी के कागज में इसके फैसले का हक मेरे पास है। तुम्हारे पापा ने जो स्ट्रक्चर बनवाया है, उसके हिसाब से मैं श्रीवास्तव ग्रुप की 65% की मालकिन हूँ। मतलब अंतिम फैसला मेरा ही होगा। अगर दोबारा किसी ने भी मुझे यहाँ से निकालने या वृद्धाश्रम भेजने की बात की तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हें कंपनी से निकालने या अदालत तक पहुँचाने में। दोनों भाई सन्न रह गए। वे अब तक जिन कंपनियों पर रौब झाड़ रहे थे, उसकी असली मालकिन तो कोई और ही निकली। गोस्वामी साहब मुस्कुरा रहे थे। यह बात मैं आपको अभी समझाने वाला था, लेकिन आपकी माँ ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में समझा दिया। प्रतिमा जी थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, एक और बात, पैसा सिर्फ भुगताने के लिए ही नहीं, सुधार के लिए भी होगा। तुम्हारे पापा ने ये पैसे सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, समाज कल्याण के लिए भी रखा है। मेरे 150 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा मैं उन माँ बाप पर खर्च करूंगी जिन्हें तुम जैसे नालायक, लालची औलाद बोझ समझकर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक ट्रस्ट बनवाऊंगी जहां उन बुजुर्गों को लीगल मदद, रहने की जगह और इज्जत मिलेगी। तुम दोनों चाहो तो बाद में उसमें काम कर सकते हो, परंतु मालिकाना हक तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगा, सिर्फ मेहनत का हक ही आएगा। थोड़ी देर सब शांत रहे। फिर अंश प्रतिमा जी के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहा, माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना सब कुछ कर सकती हैं। मैं तो आपको एक लाचार बूढ़ी माँ मान रहा था। उसकी बात सुनकर प्रतिमा जी एक क्षण के लिए अपने पुराने दिनों के गलियारे में खो गई। वही छोटा सा लड़का जो गिरकर रोता था और वह पट्टी बांधती थी, परंतु
अब पट्टी सिर्फ उसके घुटनों पर ही नहीं, उसके चरित्र पर भी बांधनी थी, वह भी कुछ सख्ती से। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डालती रहूं। इस उम्र में आकर मैंने सीखा है कि माँ होना और मूर्ख होना दो अलग अलग चीजें हैं। अब मैं सिर्फ माँ रहूंगी, मूर्ख नहीं। समर्थ भी धीरे से आगे आया और बोला, माँ, मुझे मत छोड़ना, मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैं नशे में था, बेवकूफ़ था, पर आप ही मेरी पहली और आखिरी उम्मीद है माँ। प्रतिमा जी ने कहा, देखो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन तुम्हें पकड़कर खींचूंगी भी नहीं। रास्ता दिखा दिया है, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। अगर तुम सच में सुधार करोगे और अपनी गलतियां मानोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो शायद मुझे तुम पर गर्व हो और मैं तुम्हें अपना बेटा कह सकूं। और अपना बेटा कहने में मुझे संकोच ना हो, इसलिए अभी तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस वाले डॉक्टर को लेकर वहां से चले गए। जाते जाते वकील साहब ने कहा, आप लोगों को जो मौका आपकी माँ ने दिया, ज्यादातर कोर्ट नहीं देता। अगर आपने इसे भी खेल समझकर गलत इस्तेमाल किया तो अगली मुलाकात जेल में होगी। उनके जाने के बाद घर में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान हटकर हवा साफ कर गया हो। अंश ने सच में साइट पर मजदूर की तरह काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उसे शर्म आई, पर जब सब मजदूरों के साथ धीरे धीरे घुल मिल गया तो उन लोगों की हालत का एहसास हुआ जिन पर वह हुक्म चलाया करता था। उसके अंदर का अहंकार, गुस्सा, अभिमान सब धीरे धीरे टूटता चला गया और सहनशीलता, प्रेम भाव और मदद करने की इच्छा, ये सब जुड़ भी रहा था। कभी कभी वह कहता, माँ, आज पता चल रहा है कि पापा ने कितनी मेहनत की होगी इतना सब हासिल करने के लिए। समर्थ को नशा मुक्ति केंद्र में शुरुआती महीने बहुत भारी लगे। वह कई बार फोन पर ही फूट फूट कर रोया करता। माँ, यहाँ की सच्चाई सुनकर समझ में आ रहा है कि मैं कितना गिर गया था। प्रतिमा जी उसे समझाती, मन भारी हुआ, रो लिया, ठीक है, लेकिन पीछे नहीं हटना, आगे ही बढ़ो। तुम्हारा दर्द अगर किसी की जिंदगी बचा देगा तो समझो तुम सुधर गए। आज वह वहीं पर धीरे धीरे दूसरे लड़कों की मदद करने लगा, उनकी कहानियां सुनने लगा। पर असली बदलाव तो तब होगा जब वह अपने से बाहर दूसरों की तकलीफें देख पाएगा और उन्हें सहारा देगा। उधर प्रतिमा जी ने एडवोकेट गोस्वामी जी और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर प्रतिमा ट्रस्ट बनवाया। बुजुर्ग माता पिता के लिए वह कहती, मुझे लीगल भाषा ज़्यादा तो नहीं आती, पर हाँ, दिल की भाषा जरूर आती है। कोई भी माँ बाप इसलिए सड़क पर न आ जाए कि उनके बच्चों ने लालच के कारण उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने पहला काम यह किया कि कुछ केस खोजे जहां बूढ़े माँ बाप को घर से धक्का देकर निकाल दिया गया। कुछ केस तो इतने दर्दनाक थे कि बेटों ने माँ की पेंशन लेकर नई कार खरीद ली, बहू ने सास ससुर को कमरे में बंद करके चाबी अपने पास रख ली, कोई तो खाना भी समय पर नहीं देते थे। स्विस खाते से पैसे का कुछ हिस्सा निकालकर उन्होंने एक छोटा सा काउंसलिंग सेंटर शुरू किया जहां बुजुर्ग लोग बिना डरे अपनी बात कह सके, उन्हें लीगल सलाह मिल सके। कुछ ही महीनों में रोज कोई ना कोई प्रतिमा वहां आकर बैठने लगी। सबके चेहरे पर एक ही दर्द था, बच्चे पढ़ लिख गए, बड़े बन गए और हम छोटे हो गए। प्रतिमा जी ने कहा, पैसा सिर्फ बदला लेने के लिए ही नहीं, बदलाव लाने के लिए भी होता है। वह चाहती तो अपने दोनों बेटों को जेल भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा अगर वे दोनों सुधार कर लेंगे तो दर्जनों बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, मेहनत और समय से भी। तो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे घर तो बस छोटे मोटे झगड़े होते हैं, इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता। लेकिन सच्चाई यही है कि हर बड़े अपराध की शुरुआत छोटी सी बेइज्जती से ही होती है। हर बुजुर्ग का चुप रह जाना उनके अपने हक को कमजोर कर देता है। अगर आप भी प्रतिमा जी की तरह धूल भरे लिफाफे का इंतजार कर रहे हैं तो मत कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स खुद संभालिए, अपने नाम से बैंक खाते रखिए, अपनी प्रॉपर्टी के कागज को पढ़िए। बेटे बहू से प्यार कीजिए, परंतु आंख बंद करके नहीं। और अगर आप बेटे बहू हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया तो आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं। कल को वो भी आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप प्रतिमा जी के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप उनके दोनों बेटे अंश और समर्थ के बारे में?
और क्या कहना चाहेंगे आप उनकी दोनों बहुओं के बारे में। आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कहानी कैसी लगी, कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।